हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम रास्टर डेटा मॉडल और वेक्टर डेटा मॉडल्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो भी हमारे पास डेटा मॉडल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा जो कि वेक्टर डेटा मॉडल कहलाता है, और जो फील्ड बेस्ड होता है जो कंटिन्यूसली वेरी करता है वो हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम रास्टर डेटा मॉडल देखते हैं कि द रास्टर डेटा मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ ए रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड ईच सेल विद इन ए ग्रिड होल्ड्स डेटा। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर फीचर्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम लेयर वाइज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। और ये जो डेटा स्टोर किया जाता है हमारे पास वो रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में किया जाता है हमारे पास। ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं हर एक सेल का। और ये जो सेल्स हैं वो डेटा को कैरी करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, जो कि डिजिटल नंबर कहलाता है हमारे पास। तो अभी हमें समझना है कि ये जो रास्टर डेटा मॉडल है वो डेटा को या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को कैसे सेव करता है हमारे पास अपने रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में हमारे पास। ठीक है, द कन्वेंशनल सीक्वेंस इज रो बाय रो विच मे स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इन दिस मॉडल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज द सेल। तो इसमें जो भी इमेज होती है, रास्टर डेटा होता है, वो हमारे पास क्या सेल्स के फॉर्म में होता है। और ये जो 0 0 कोऑर्डिनेट रहेगा वो टॉप हमारे पास क्या टॉप लेफ्ट कॉर्नर का रहता है। यहाँ से हमारे पास हर एक सेल का कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है। और हमारे पास ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है, मतलब एक पिक्सल को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी रास्टर डेटा मॉडल का वो सेल कहलाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफी फीचर इन दिस मॉडल इज यूज्ड बाय कोऑर्डिनेट एंड एवरी लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड टू ए सेल। तो जो भी जियोग्राफिक फीचर है, ऐसे कोई भी ट्री रिप्रेजेंट करना है, कोई पोल रिप्रेजेंट करना है, या कोई वाटर बॉडी है, वो सभी क्या है जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर है वो अपने कोऑर्डिनेट के बेसिस पर है। और वही हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास सेल जो है अपनी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू एंड इज इंडिपेंडेंटली एड्रेस्ड विद द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो ये जो डिजिटल नंबर की बात कर रहा था, वो हर एक सेल के अंदर एक वैल्यू होती है। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा, कितनी भी सेल्स होंगी वो कुछ ना कुछ वैल्यूज रखेंगे, और कोई डेटा नहीं है तो वो 0 वैल्यू रखती है हमारे पास। ठीक है, तो cells are arranged in layers. A data set can be composed of many layers covering the same geographical area. Example water, paddy, forest, cashew. तो हमारे पास अगर कोई सेम जियोग्राफिकल एरिया है तो वो जो डेटा होगा लेयर्स वाइज डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि जीआईएस के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट्स की लेयर है, ठीक है, तो पोल को रिप्रेजेंट करना है या फिर ट्रीज को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास। और अगर किसी वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास लाइन या फिर आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी अलग एक लेयर बनती है हमारे पास। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रियल वर्ल्ड फीचर हो गया, उसकी एक लेयर हो गई हमारे पास पॉइंट्स की। ठीक है, फिर हमारे पास लाइन्स की हो गई, फिर पॉलीगन्स की हो गई। इन सभी को कंपाइल करके हमारे पास क्या है रियल वर्ल्ड फीचर को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो जो डेटा स्टोर होता है हमारे पास वो लेयर वाइज होता है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट लाइन्स एंड पॉलीगन्स आर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रिड फॉर्मेट इज प्रेजेंटेड इन फिगर। अभी हम देखेंगे डायग्राम में। द रास्टर मॉडल विच इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूसली वेरिंग फिनोमेना सच एज एलिवेशन और क्लाइमेट, विच इज ऑल्सो यूज टू स्टोर पिक्चर और सैटेलाइट इमेज एंड प्लेन बेस्ड इमेजेज। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो फील्ड बेस्ड मॉडल है वो कंटिन्यूसली वेरिंग डेटा को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, जो कि रास्टर डेटा मॉडल होता है। तो रास्टर मॉडल जो है वो मोस्टली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, मान लीजिए आप एक से दूसरे जगह से सर्वे कर रहे हैं या फिर कोई भी जियोग्राफिकल फीचर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि स्पेस के साथ या डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है हमारे पास। जैसे एलिवेशन डेटा हो गया हमारे पास, क्लाइमेट डेटा हो गया हमारे पास, उसको भी हम स्टोर करने के लिए रास्टर मॉडल का यूज करते हैं। और जैसे सैटेलाइट इमेजरी हो गई वो भी रास्टर मॉडल। ठीक है, प्लेन बेस्ड इमेजेस हो गई, एरियल फोटोग्राफ्स हो गए, तो रास्टर डेटा मॉडल होता है हमारे पास। ये रास्टर इमेज कंप्राइजेज ए कलेक्शन ऑफ ग्रिड सेल्स रादर लाइक अ स्कैन मैप और फोटो। तो जो हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल होता है वो हमारे पास ग्रिड सेल्स का एरे से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। जैसे अब डायग्राम में देखते हैं कि कोई भी डेटा होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रिड सेल्स में रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेल्स होती हैं हमारे पास जो डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पास। तो ये एक इमेज मान लीजिए, पूरी एक इमेज को रिप्रेजेंट या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को, जो जियोग्राफिक एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ये। ठीक है, ये रास्टर डेटा मॉडल है। इसमें देखेंगे कि हर एक
जो सेल है अपना टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारे पास स्टार्ट होती है वहाँ पर। अब इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया गया है 3 और 6। तो 3 और 6 कैसे आया हमारे पास, ये देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया हमारे पास। तो थर्ड कॉलम है और 0 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास रोज है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम और रो को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। तो इसका जो ग्रिड है या फिर सेल है हमारे पास, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 6 है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास 0 0 से स्टार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, 0 रो और 0 कॉलम्स है हमारे पास। तो हर एक सेल जो है वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा हर एक सेल जो है वो डेटा को मतलब कोई वैल्यू को कंटेन करती है। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, ये तो कॉलम हो गया और ये रो हो गया, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट किसी भी पिक्सल का निकाला जा सकता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रिड सेल को हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं, ये हम रिमोट सेंसिंग पार्ट में पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि 4 चीज़ें, 4 शेडेड है हमारे पास। एक सबसे लो है, फिर उससे आई है, फिर उससे आई है और एक मीडियम है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स जिस कलर से रिप्रेजेंट है उनकी वैल्यूज जो है वो सेम है और इस टेबल के अंदर है हमारे पास। तो वैल्यू जो है वो हर एक सेल जो है कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन कर रही है हमारे पास। क्योंकि जो सबसे लाइट वाली है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कितनी वैल्यूज रख रही है, 90 है। तो जितनी भी 19 है हमारे पास हर एक सेल की वैल्यू, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास वाटर बॉडी को, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हैं ये काउंट में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फिर सबसे डार्कर है 62 वैल्यू रख रही है और क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, फॉरेस्ट को। नंबर ऑफ सेल्स की काउंट कितनी है हमारे पास, 32 है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि जो ये रास्टर डेटा है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट टेबल के साथ रिप्रेजेंट किया गया। पहले में तो हमने क्या समझा, देयर सेल लोकेशन एंड कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हमारे पास। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 0 0 होता है, उसके रेस्पेक्ट में कॉलम और रो के रेस्पेक्ट में जो भी नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम रहता है उसके रेस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। दूसरा जो है हमारे पास ये जो बी फिगर है वो हमारे पास है रास्टर ग्रिड एंड इट्स एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल में क्या है कि एक तो जो उसका रिप्रेजेंटेशन है लाइट, वेरी डार्क और उसके रेस्पेक्ट में, तो ये जितनी भी लाइट है वैल्यू वो 19 वैल्यू को कवर कर रही है। मतलब इनकी जो वैल्यूज है इनके अंदर वो 19 है, ठीक है, सेल वैल्यू या फिर डिजिटल नंबर हमारे पास, ठीक है। और नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट हो गया हमारे पास, और क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन सा फीचर वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उसका टाइप बता रहे हैं हमारे पास। तो जो भी डेटा हमारे पास जियोग्राफिकल रियल वर्ल्ड में अवेलेबल है उसको इस तरीके से रास्टर डेटा मॉडल में रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास, ठीक है, कि हर एक सेल वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास फीचर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देख लिया है। अब जो हम 3 चीज़ की बात कर रहे हैं कि पॉइंट हो सकता है हमारे पास फीचर्स में, हमारे पास लाइन हो सकता है या फिर पॉलीगन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सिंगल सेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो पॉइंट होगा हमारे पास, जैसे पोल हो गया, कोई ट्री हो गया, या फिर जो सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पर वो सिंगल सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है रास्टर डेटा मॉडल के अंदर। अगर कोई लाइन है, कोई रोड हमें रिप्रेजेंट करना है, रिवर को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास वो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो जो होगा वो सीक्वेंस ऑफ सेल्स होगा हमारे पास, ठीक है, वो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो हमारे पास जोन ऑफ सेल्स होगा, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, वाटर बॉडी हो गई, तो वो एरिया को कवर करेंगी, तो वो नंबर ऑफ सेल्स को कवर करेंगी, जो कि जोन ऑफ सेल्स होगा हमारे पास, वो क्या है, पॉलीगन हो गया। अब ये जो नो डेटा सेल्स है हमारे पास, जिनकी वैल्यूज हमारे पास क्या 0 है, उसको क्या ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो सेल्स हैं वो हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा को कवर कर रही हैं, जो कि पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो 0 से रिप्रेजेंट की जाएगी, नो डेटा सेल्स होंगी, ब्लैक इन कलर में होंगी, ठीक है। ये इसका ज़्यादा यूज नहीं है। मेन अब जो हम समझेंगे वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फीचर्स को आगे जाके समझेंगे हमारे पास। और ये जो नो डेटा सेल्स हैं वो जो है ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट की जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई भी फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है और उसमें ब्लैक सेल मतलब के सेल को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब है उसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये रास्टर डेटा मॉडल था। अब हम देखते हैं वेक्टर डेटा मॉडल्स। वेक्टर डेटा मॉडल्स क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था हमारे पास, ठीक है, जिसके स्पेसिफिक या फिर डिस्क्रीट फीचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो वेक्टर डेटा मॉडल कंप्राइज डिस्क्रीट फीचर्स
फीचर्स कैन बी डिस्क्रीट लोकेशंस और इवेंट्स, जैसे पॉइंट हो गया हमारे पास कि सिर्फ किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन हो सकता है या फिर एरिया हो सकता है हमारे पास। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था रास्टर डेटा मॉडल में कि पॉइंट जो है एक सेल से रिप्रेजेंट था, और जो हमारे पास लाइन था वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेल्स था, और जो पॉलीगन था वो जोन ऑफ सेल्स था हमारे पास। ठीक है, तो दिस मॉडल जो वेक्टर डेटा मॉडल है uses the geometric objects of point, line and polygon in vector model. The point is a fundamental object. तो जो पॉइंट है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या है उसके कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास एक्स और वाई से। पॉइंट रिप्रेजेंट एनीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डिस्क्रीट एक्स एंड वाई लोकेशन, एग्जांपल हॉस्पिटल, टेंपल, वेल को तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पॉइंट से, जिसकी लोकेशन के बेसिस पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी मैप देखिए, अगर आप देखोगे कोई बिल्डिंग दिख रही है, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट की गई है उसकी लोकेशन के बेसिस पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, लाइन और पॉलीगन जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस होता है हमारे पास, लाइन और पॉलीलाइन। ठीक है, तो पॉलीलाइन जो है वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस है हमारे पास, इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आर यूजुअली कॉल्ड नोड्स एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर टर्म्ड एज वर्टिसेस। तो ये इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं उनको हम वर्टिसेज कहते हैं। तो जो लाइन है, जैसे आप मान लीजिए किसी रिवर को शो कर रहे हो, ठीक है, ये क्या हमारे पास रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, तो ये पॉली लाइन्स हो गई, पॉली लाइन्स मतलब सीक्वेंस ऑफ लाइन्स हो गई। अब इसमें ये जो रिवर शो हो रही है या फिर लाइन शो हो रही है वो पॉइंट्स के कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है हमारे पास उसके सीक्वेंस हो रही है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट्स के सीक्वेंस को कनेक्ट करके लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। अब इसमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक हमारे पास एंड पॉइंट है, और बीच में ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं जिससे कि इस लाइन को बनाया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं जिनको हम वर्टिसेज कहते हैं, और जो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं हमारे पास। इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंपल सी चीज़ समझनी है आपको कि एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो नोड्स होते हैं, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं वो वर्टिसेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो लाइन के बारे में समझा कि वी नो द स्टार्ट एंड नोड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच लाइन और पॉलीलाइन, वी कैन कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लाइन और पॉलीलाइन। तो जब स्टार्टिंग और लास्ट वाले मतलब जो हमारे पास नोड के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहेंगे हमारे पास, तो हम लेंथ ऑफ लाइन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट फीचर्स डेटा लीनियर इन नेचर, एग्जाम्पल स्ट्रीम, रेल, रोड एक्सेट्रा। तो किसी रिवर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन का यूज कर सकते हैं। पॉलीगन की बात करते हैं कि पॉलीगन इज डिफाइंड इन दिस मॉडल बाय ए क्लोज्ड सेट ऑफ लाइंस और पॉलीलाइंस। तो पॉलीगन जो होता है वो सेट ऑफ लाइंस और पॉलीलाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी क्लोज्ड, क्योंकि जब तक मान लीजिए ये कोई आपने रिप्रेजेंट किया, अब ये क्लोज्ड नहीं है तो ये पॉलीलाइन ही होगी या फिर लाइन होगी हमारे पास। बट ये जो क्लोज्ड होगा लाइन और पॉलीलाइंस का मतलब कि जब ये पूरा क्लोज हो जाएगा सेट ऑफ लाइन से, तो ये पॉलीगन बन जाएगा हमारे पास। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये क्लोज्ड सेट ऑफ लाइंस होते हैं हमारे पास पॉलीगन। ठीक है, एरियाज आर ऑफन रेफर टू एज पॉलीगन्स, और जो कि कुछ ना कुछ एरिया को कवर करता है हमारे पास। ए पॉलीगन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ नोड वेयर द लास्ट नोड इज इक्वल टू द फर्स्ट नोड। मतलब क्लोज्ड है तो लास्ट नोड और फर्स्ट नोड क्या है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड है, तो लास्ट और फर्स्ट नोड जो है वो हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, जो कि पॉलीगन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, पॉलीगन्स और एरियाज आइडेंटिफाइड एज क्लोज्ड सेट ऑफ लाइंस आर यूज टू डिफाइन फीचर्स सच एज रॉक टाइप्स हो गया, लैंड यूज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हो गई, कोई पार्क हो गया, मतलब जो एरिया को कवर करता है हमारे पास। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पॉलीगन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम वेक्टर डेटा मॉडल की रिप्रेजेंट की बात करें, जैसे हमने सेल का देखा था राष्ट्रीय डेटा मॉडल में कि एक सेल से रिप्रेजेंट हो रहा था पॉइंट, बट यहाँ पे क्या उसके कोऑर्डिनेट से हो रहा है हमारे पास, मतलब एक सेल से नहीं, एक कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसको हम ये फर्स्ट और लास्ट तो नोड हो गया, बीच में वर्टिसेज हो गया हमारे पास, इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स होते हैं उसके सीक्वेंस से हम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरिया को कवर करता है साथ के साथ हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नोड जो है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट और एंड पॉइंट जो सेम होता है, क्लोज्ड सेट ऑफ लाइंस या पॉलीलाइंस को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो ये जो सिंपल सी लैंग्वेज है आपको अच्छे से समझनी है, और इसका भी डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, फिर दोनों मॉडल्स का हम कंपैरिजन करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे।
अब जैसे पॉइंट, लाइन्स एंड पॉलीगन्स आर फीचर विच कैन बी designated as a feature class in a geospatial database. Each feature class pertains to a particular theme such as habitation, transportation, forest, etc. Feature class can be structured or as layers or themes in the database. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रियल वर्ल्ड फीचर है उसको हम लाइन, पॉइंट या पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर कुछ एरिया कवर करता है तो पॉलीगन हो गया, और लाइन हो गया अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स से हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पॉइंट हो गया एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सभी ऑब्जेक्ट या फीचर्स हैं अर्थ सरफेस के ऊपर वो लेयर्ड वाइज रिप्रेजेंट किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं हमारे पास। तो जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया को हमें कवर करना है तो पॉलीगन के अंदर आ गया, तो उसकी एक अलग थीम बनेगी और अलग लेयर बनेगी हमारे पास, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर किसी हैबिटेशन या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट या लाइन या फिर हमारे पॉलीगन को रिप्रेजेंट करना है तो वो लेयर वाइज स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। इस जियोस्पेशियल डेटा जितना भी अवेलेबल है पॉइंट, लाइन या पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी एक लेयर वाइज उसको स्टोर किया जाता है हमारे पास, जो कि कुछ ना कुछ फीचर या क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फीचर क्लास में बी लिंक्ड टू एन एट्रीब्यूटेबल, और वो जो सभी फीचर्स हैं वो लिंक किए जाते हैं अपने एट्रीब्यूट टेबल के साथ। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे, जीआईएस सॉफ्टवेयर, उसमें देखेंगे कि एट्रीब्यूट टेबल होगी, जबकि एवरी इंडिविजुअल जियोग्राफी फीचर कोरस्पॉन्ड टू ए रिकॉर्ड रो इन द एट्रीब्यूट टेबल। तो ये जो एट्रीब्यूट टेबल है इसमें देखिए आप पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और हमारे पास लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे कोई रोड हो गया या फिर हमारे पास स्ट्रीट हो गई, वो हमारे पास लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है, और जो कुछ एरिया को कवर कर रही है पॉलीगन से हमारे पास, और जो पर्टिकुलर डिस्क्रीट फीचर्स हैं उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है वो एट्रीब्यूट टेबल के अंदर होती है, जो कि लिंक रखती है तीनों या फिर सभी लेयर्स को हमारे पास। और रो जो होती हैं वो कुछ ना कुछ फीचर को रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉलीगन 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 है, जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलीगन्स के बेसिस पे उसके फीचर, जैसे एरिया हो गया या फिर आपकी आईडी, कुछ पर्टिकुलर आईडी रहती है, या फिर उसका नाम हो गया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्क 1, पार्क 2, या फिर कितना एरिया उसका, वो सारी जो डिटेल्स रहती हैं वो एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर रहती हैं, और ये सभी क्या लिंक की जाती हैं अपने लेयर वाइज। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारे पास जो पॉलीगन 1 है, तो इसका जो है पॉलीगन 2 के साथ कितना डिस्टेंस है, वो सब हम इस एट्रीब्यूट टेबल के हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या, एक तो हर एक डिस्क्रीट फीचर के बारे में एट्रीब्यूट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर, वेक्टर डेटा मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। कि the simplest vector data model stores and organizes the data without establishing relationship among the geographic features are generally called as spaghetti model। तो जब लिंकेज नहीं है हमारे पास, एक यहाँ पे हम स्पैगेटी मॉडल के बारे में समझते हैं कि the simplest vector data model है जो स्टोर करेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज भी करेगा, लेकिन उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जितने भी फीचर्स हैं अवेलेबल उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकता, कोई रिलेशन अवेलेबल नहीं है, वो स्पैगेटी मॉडल कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इन दिस मॉडल लाइन्स इन द डेटाबेस ओवरलैप बट डू नॉट इंटरसेक्ट। जो लाइन्स होती हैं वो ओवरलैप करती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करेंगे तो लिंकेज मिलेगा, बट वो ओवरलैप कर जाती हैं हमारे पास। जस्ट लाइक स्पेक्ट्री ऑन अ प्लेट, द पॉलीगन फीचर्स आर डिफाइंड बाई लाइन्स विच डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्ट एंड एंड नोड और इंटरसेक्शन नोड। हाउएवर द पॉलीगन्स आर हैश्ड और कलर्ड मैनुअली टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो अगर कोई फीचर जो है पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम हैश कर देते हैं, और वो जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती जो अवेलेबल डेटा है, मतलब कोई रिलेशनशिप हम उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अभी डायग्राम में समझेंगे कि देयर इज नो डेटा अटैच्ड टू इट एंड देयरफॉर नो डेटा एनालिसिस पॉसिबल इन द स्पेक्ट्री मॉडल। स्पेक्ट्री मॉडल क्या है, एकदम इंडिपेंडेंट रहता है और कोई भी लिंकेज, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास स्पेक्ट्री डेटा के अंदर। जैसे आप देखोगे कि वेक्टर स्पेक्ट्री डेटा मॉडल है, ठीक है, जितने भी फीचर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं हमारे पास लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं हमारे पास। क्लीन किया उसको और जितने भी फीचर्स हैं उसको पर्टिकुलर पॉलीगन्स में डिवाइड कर दिया हमारे पास, ठीक है। और फिर पॉलीगन इन द स्पेक्ट्री डेटा जितने भी हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है हमारे पास, स्पेसिफिक फीचर रखते हैं हमारे पास, स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट
नहीं कर सकते हमारे पास। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देखी, एक रास्टर डेटा मॉडल देखा, एक वेक्टर डेटा मॉडल देखा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं इस टेबल के अंदर, और इम्पोर्टेंट है हमारे। तो देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम में समझ सकते हो कि इसमें हमारे पास कोई डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं है, हमारे पास डिस्क्रीट फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रास्टर डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास। बट हम, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो सेल्स के फॉर्म में किया जाता है, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी इंटेंसिटी की बेसिस पर डिजिटल नंबर रखता है हमारे पास, जो कि स्पेसिफिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। बट इसमें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेल्स को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, तो लाइन हो गया हमारे पास, और ये जो कोई पर्टिकुलर पॉलीगन हो गया जो कि सेम एरिया या जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर, जिसमें हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट डेटा है हमारे पास, कौन सा लाइन डेटा है हमारे पास, कौन सा हमारे पास पॉलीगन डेटा है। ठीक है, तो रास्टर पिक्चर में और वेक्टर पिक्चर में कितना अंतर है हम इजीली देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। अब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारे पास, कि डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें सिंपल होता है, स्टोर्ड एज पिक्सल्स और एरे ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटिंग ए डिजिटल नंबर। टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली वेरी करता है हमारे पास, और डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं रहती है हमारे पास। ठीक है, बट जो वेक्टर डेटा मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स होता है, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास स्टोर किया जाता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और ऑल्सो रिलेशनल होता है हमारे पास। जितने फीचर्स होते हैं वो डेटा एट्रीब्यूट टेबल की हेल्प से हमारे पास रिलेट किए जाते हैं हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज ऑब्वियसली इसमें लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है, वेक्टर डेटा मॉडल में स्मॉल स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। डेटा कन्वर्जन की बात करते हैं कि इसमें जो डेटा कन्वर्जन है वो स्लो होता है, वेक्टर डेटा मॉडल में फास्ट होता है। एक्सेस की बात करते हैं कि हाई रिक्वायर्स हाई कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और जो कि लार्ज स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रखता है, तो हमारे पास प्रोसेसिंग होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। वेक्टर डेटा मॉडल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हाई मच कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर भी की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर। एनालिसिस की बात करते हैं तो रास्टर डेटा मॉडल वो है वो ईजी फॉर कंटिन्यूस डेटा, जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ या स्पेस के साथ वेरी करता है। जैसे हमारे पास क्लाइमेटिक डेटा हो गया या एलिवेशन डेटा हो गया हमारे पास, उसको हम रास्टर डेटा मॉडल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईजी फॉर कंटिन्यूस एंड सिंपल फॉर मैनी लेयर कॉम्बिनेशंस एंड इज फास्टर फॉर सिंपल एनालिसिस, टेक्स लेस टाइम इन एनालिसिस। एनालिसिस करने में कम टाइम लगता है हमारे पास, लेकिन जो वेक्टर डेटा मॉडल है उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर। एक्यूरेसी जो देखी जाएगी वो वेक्टर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्क्रीट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर डेटा मॉडल क्या है, प्रोड्यूसेस हाई स्पेशल एक्यूरेसी एज द डेटा इज डिस्क्रीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स आर एक्यूरेट, पॉजिटिवली रिलेटेड विद द लार्ज स्केल, और रिलेशनशिप भी रहता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन रास्टर डेटा मॉडल के अंदर क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन बाय सेंटर ऑफ द सेल, तो जो भी सेल होता है उसके सेंटर में जो लोकेशन है उसके बेसिस पे उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है हमारे पास किसी भी फीचर का। सो नो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन वन फीचर कवर्ड अंडर सेल। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सेल, और जो एक्यूरेसी रहती है वो साइज ऑफ सेल पे, क्योंकि जितना बड़ा साइज रहेगा उतना उसका जो सेंटर है या फिर कोई पोल को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास, ट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वो सेंटर ऑफ सेल से रिप्रेजेंट करना है। तो जितनी बड़ी सेल रहेगी उतना कम एक्यूरेसी रहेगी हमारे पास। ठीक है, हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी लाइक एलिवेशन इज वेल रिप्रेजेंटेड। जो कंटिन्यूसली वेरी डेटा होता है जैसे एलिवेशन डेटा हो गया या फिर वेदर डेटा हो गया, वो सब उस सब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल को अच्छे से यूज किया जाता है हमारे पास। विजुअलाइजेशन एंड आउटपुट की बात करें तो सिंपल है, जो क्लियरली विजुअल है। तो गुड इमेजेस हमारे पास क्रिएट होती हैं, बट पुअर फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड नेटवर्क एंड स्मूथ बाउंड्रीज एंड आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेड एज नीडेड। हमारे पास इमेज के फॉर्म में तो अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है रास्टर डेटा, बट डिस्क्रीट फीचर्स के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर डेटा मॉडल का यूज करना होता है। पुअर फॉर कंटिन्यूस डेटा बट गुड फॉर वेरियस काइंड ऑफ मैप्स। तो कंटिन्यूसली वेरिंग डेटा के लिए हमारे पास कौन सा यूजफुल है, रास्टर डेटा मॉडल,
और अगर डिस्क्रीट फीचर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रीट डेटा है हमारे पास, तो वेक्टर डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इनके जल्दी से हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे तो हमने सभी फीचर्स देख लिए हमारे पास दोनों डेटा मॉडल्स के, तो जल्दी से देख लेते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रास्टर एंड वेक्टर models for geospatial data has two divergent views of the real world as well as data processing and analysis to solve different geospatial problems. Obviously these two models can be used. तो जितने भी geospatial डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारे पास रास्टर हो सकता है या फिर वेक्टर डेटा मॉडल होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब जियोस्पेशियल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रास्टर डेटा मॉडल में या फिर वेक्टर डेटा मॉडल में। But for the purpose of GIS application, geospatial data requirement should be determined in order to understand the relationship between data representation and analysis in GIS. It is necessary to know the relative advantages and disadvantages of raster and vector models. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा डेटा मॉडल किस टाइम पे यूज़ किया जाए, तो वो तभी पता चलेगा जब हम दोनों डेटा मॉडल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लें। जैसे अभी हमने कंपैरिजन में तो समझ लिया कि अगर हमें जीआईएस के अंदर किसी ऐसे डेटा को प्रोसेस या एनालाइज करना है जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो हम रास्टर डेटा मॉडल के फॉर्म में उसका एक्विजिशन करेंगे या फिर स्टोर करेंगे हमारे पास, या फिर रास्टर डेटा मॉडल के अंदर उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर किसी डिस्क्रीट फीचर के बीच में प्रोसेसिंग करके कुछ आउटपुट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर वेक्टर डेटा मॉडल्स का यूज़ करेंगे। तो ये क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार देख लेते हैं कि जीआईएस के लिए कौन सा डेटा मॉडल कौन से डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। तो बोथ रास्टर एंड वेक्टर मॉडल्स फॉर स्टोरिंग जियोस्पेशियल डेटा हैव यूनिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. It is generally agreed that the raster model is best suitable for integrating GIS analysis for various resource applications. Nowadays, most of the GIS packages are able to handle both models. ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है GIS पैकेज के लिए या फिर GIS सिस्टम के लिए वो है हमारे पास रास्टर मॉडल, क्योंकि ये इजीली प्रोसेस हो सकता है हमारे पास और जो विजुअल्स हैं इसके काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे पास। ठीक है, कहने का मतलब है कि रास्टर मॉडल जो होता है वो बेस्ट सूटेबल होता है जीआईएस एनालिसिस के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास। बट आजकल क्या है, जितने भी जीआईएस पैकेजेस हैं वो दोनों मॉडल्स को, जो डेटा मॉडल्स हैं उनको हैंडल कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। सबसे पहले हम रास्टर डेटा के बारे में देखते हैं। जैसे हमने कंपैरिजन में देखा था कि रास्टर डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, गुड रिप्रेजेंटिंग होता है कंटिन्यूस सरफेस के लिए, लोकेशन जो है स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन की ईजी होती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल एनालिटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो फास्टर होते हैं हमारे पास रास्टर डेटा के अंदर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल, जैसे सैटेलाइट इमेजेस हो गया, फील्ड डेटा हो गया, वो सब हमारे पास रास्टर डेटा के फॉर्म में रहते हैं हमारे पास। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी मेड इन ईजीएस्ट वे ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ रास्टर इमेज, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन वाला डेटा है वो स्मूथली वेरिएट करता है। तो जो मॉडलिंग कर सकते हैं हमारे पास इस डेटा से, या फिर कोई भी इंटरपोलेशन हो गया या अदर ऑपरेशंस हो गए, इस रास्टर डेटा के ऊपर परफॉर्म करना इजी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं। अब जैसे कि रास्टर डेटा के कुछ एडवांटेज हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है, क्योंकि डेटा वॉल्यूम जो होता है वो ह्यूज होता है हमारे पास। पुअर रिप्रेजेंटेशन रहता है, मतलब डिस्क्रीट फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है हमारे पास, तो पॉइंट लाइन और एरिया जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी जो होती है वो लो होती है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफिकल्ट टू इफेक्टिवली रिप्रेजेंट लीनियर फीचर्स डिपेंड्स ऑन द सेल रिजोल्यूशन। तो अगर हम किसी भी लीनियर फीचर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं रास्टर डेटा के अंदर, तो ये जो सेल रिजोल्यूशन वैल्यू है, मतलब सेल साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेसी और कितना इफेक्टिवली उसको रिप्रेजेंट कर सकता है हमारे पास। हैंस द नेटवर्क एनालिसिस इज डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है हमारे पास, विच समटाइम्स कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रिड सेल शेप है हमारे पास। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डिफिकल्ट होता है, मतलब ईजिली नहीं होता है। तो डिस्टॉर्शन जो होता है वो शिफ्ट देखने के लिए मिलता है वहाँ पर ग्रिड सेल्स के अंदर हमारे पास, मतलब कि ये जो सेलुलर जो स्क्वायर शेप की होती है उसमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। सफ़र फ्रॉम मिक्स्ड पिक्सल प्रॉब्लम एंड मिसिंग और रिडंडेंट डेटा। तो इतना बड़ा जो
पिक्सल वैल्यूज होती हैं, इसमें कुछ सेल वैल्यू जो है अपना डेटा कंटेन नहीं कर पाती है, वहाँ पर कुछ मिसिंग डेटा या फिर कुछ सेल्स के अंदर डेटा जनरेट नहीं हो पाता है। तो जो मिसिंग या रिडंडेंट डेटा कहते हैं हमारे पास, क्योंकि ये रिप्रेजेंट या तो जीरो करता है या फिर जो एक्चुअल होना चाहिए हमारे पास डेटा का, कुछ सेंसर की खराबी की वजह से हमारे पास इस सेल की वैल्यू जो है वो एक्चुअल डिजिटल नंबर कंटेन नहीं करती है हमारे पास, या तो नियर बाई या फिर जीरो रखती है हमारे पास। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर किसके अंदर आएंगी, रास्टर डेटा के अंदर आती है। वेक्टर डेटा के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं हमारे पास। रास्टर इमेजेस जनरली हैव ओनली वन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम ए फीचर और ऑब्जेक्ट, देयरफॉर लिमिटेड स्कोप टू हैंडल द एट्रीब्यूट डेटा। तो ये रास्टर इमेजेस के अंदर जो एट्रीब्यूट डेटा है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक वैल्यू रखता है, क्योंकि जो डिजिटल नंबर होता है वो उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से एट्रीब्यूट डेटा जो है वो लिमिटेड रहता है हमारे पास रास्टर इमेजेस का। तो ये डिसएडवांटेजेस भी हमने क्लियरली समझे हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बट अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस जो होते हैं वेक्टर डेटा के क्या क्या होते हैं। वैसे तो हमने कंपैरिजन में देखा था, उसके अलावा देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है गुड रेजोल्यूशन के साथ या डिस्क्रीट फीचर्स के साथ हमारे पास। ठीक है, ईजिली विजुअल होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट या फीचर। इट कैन क्लियरली डिस्क्राइब टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जब हमारे पास क्लियरली डिस्क्राइब होता है, मतलब इंटर रिलेशनशिप क्लियरली विजुअल रिप्रेजेंट की जाती है हमारे पास वेक्टर डेटा के अंदर, तो प्रॉक्सिमिटी और नेटवर्क एनालिसिस करना उस डेटा का, वेक्टर डेटा का, वो ईजी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, स्पेशल एडजस्टमेंट ऑफ डेटा इज ईजी विद द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स सच एज रबर शीटिंग, अफाइन। तो ये सारे जो जो ऑपरेशंस हैं, रबर शीटिंग, अफाइन, ये सारी जो टेक्निक्स हैं उसको हम ईजिली यूटिलाइज या फिर परफॉर्म कर सकते हैं इस टेक्निक्स को ऑन द वेक्टर डेटा। ग्राफिक आउटपुट जो होता है स्मॉल स्केल में एज वेल एज लार्ज स्केल में एक्यूरेसी जो है हाई अचीव होती है हमारे पास वेक्टर डेटा के थ्रू। जो ग्राफिक फॉर्म में हमारे पास आउटपुट फाइंड आउट होता है वेक्टर डेटा से। जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ एंटिटीज एक्यूरेट होती है हमारे पास, एक्यूरेसी हाई होती है हमारे पास वेक्टर डेटा की। मॉडर्नाइजिंग एंड जनरलाइजेशन ऑफ एंटिटीज आर पॉसिबल। ईजी हैंडलिंग ऑफ एट्रीब्यूट डेटा, इसके अंदर क्या है, जैसे हमने देखा कि रास्टर डेटा के अंदर एक या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स, जनरली एक करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट डेटा हाई होता है और ईजिली हैंडेबल होता है हमारे पास, मतलब ईजिली हैंडल कर सकते हैं वेक्टर डेटा के एट्रीब्यूट डेटा को। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सच एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी डन ईजिली। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑपरेशन है उसको हम ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं वेक्टर डेटा के ऊपर। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है वेक्टर डेटा के। अब ये हमारे पास क्या है, जो डेटा अवेलेबल रहता है वो डिस्क्रीट फीचर्स का रहता है, तो कॉम्प्लेक्स रहता है। जो इसका स्ट्रक्चर रहता है, डेटा स्ट्रक्चर, वो कॉम्प्लेक्स रहता है वेक्टर डेटा का। ओवरले एनालिसिस जो होता है कि पॉइंट डेटा को ओवरले करना है हमारे पास, ये हमारे पास ओवरले के अंदर देखेंगे कि पॉइंट डेटा जो है वो ओवरले हो रहा है पॉलीगन या फिर लाइन डेटा के ऊपर। तो जो ओवरले प्रोसेसिंग होता है वो डिफ़िकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू द रास्टर डेटा। तो इसके बारे में भी हम दोनों डेटा के अंदर ओवरले ऑपरेशन को थर्ड यूनिट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे समझना है कि ओवरले जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है एज इन द वेक्टर डेटा एज कम्पेयर टू द रास्टर डेटा। ऑफन दिस इनहेरेंटली लिमिट्स द फंक्शनैलिटीज फॉर लार्ज डेटा सेट्स, एग्जाम्पल लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। डेटा कलेक्शन जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है वेक्टर डेटा का। हाई रिजोल्यूशन ड्राइंग, कलरिंग, शेडिंग, ऑल्सो डिस्प्लेइंग मे बी टाइम कंज्यूमेबल एंड अनबियरेबल। तो जो हाई रेजोल्यूशन के डेटा अवेलेबल अगर हमें कराना है, किसी भी फीचर को क्लियरली विजिबल या डिस्क्रीट फीचर में रिप्रेजेंट करना है, तो हाई रेजोल्यूशन जो ड्राइंग या कलरिंग या शेडिंग करनी है हमारे पास, तो उसको डिस्प्ले होने में, क्योंकि जो उसका साइज़ रहता है हमारे पास वो ह्यूज हो जाता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और अनबियरेबल भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो डेटा प्रिपरेशन की वो एक्सपेंसिव होती है वेक्टर डेटा के केस में। रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्पेशल वेरिएबिलिटी का वो डिफ़िकल्ट होता है। वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, वेरिएबल अगर वेरी कर रहा है कोई भी डेटा तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करना चाहिए, रास्टर डेटा के फॉर्म में। अगर हम वेक्टर डेटा में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है हमारे पास। उसके अलावा स्पेशल एनालिसिस एंड फिल्टरिंग विद इन पॉलीगन्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं वेक्टर डेटा के, और हमने एडवांटेजेस देखे वेक्टर डेटा के। उसके अलावा रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा मॉडल को आज अच्छे से समझा हमने।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं हमारे पास, तो हमें जल्दी से फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।